फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी के सेक्शन 26 से सेक्शन 32 तक के बारे में बात करेंगे। इजी सेक्शन है, अगर इनको सीरियल वाइज देखेंगे तो बहुत ही इजी है और इजी तरीके से याद भी हो जाएंगे। सेक्शन 26 कहता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। जब हम किसी प्रिलिमिनरी कोर्ट में किसी सूट को फाइल करते हैं, उसमें क्या होता है कि प्रेजेंटेशन ऑफ ए प्लेंट एज प्रेस्क्राइब्ड मैनर, जो एक दावे का प्रारूप है उस प्रारूप के तहत या जहां पर जो प्रारूप डिसाइड किया गया उस प्रारूप के तहत, और उसमें फैक्ट प्रूव्ड बाय एफिडेविट, वो जो दावे के फैक्ट होंगे उनको एफिडेविट शपथ पत्र के द्वारा प्रूव करते हुए, और उसमें जो एजेंट है, जो अथोराइज एजेंट है जो दावा फाइल कर रहा है, वो कौन है और क्या उसमें पावर रखता है, उस दावे में वो क्या है, वो किस अधिकार के लिए वो पेश कर रहा है, और वो दावा किसी लिमिटेशन आदि से बाहर तो नहीं है, और तब उसे जो कोर्ट है, जो इसका ज्यूरिडिक्शन है, उस ज्यूरिडिक्शन के कोर्ट में उस दावे को हम फाइल कर देते हैं। अब दावा फाइल तो कर दिया, लेकिन दावे को डूली मतलब दावा ऐसा होना चाहिए कि जो सबमिट होते ही एडमिट हो जाए। एडमिट हो जाए का मतलब है वो एज ए रेगुलर वाद में दर्ज हो जाए। अगर वो मिसलिनियस में दर्ज हो गया तो फिर कोर्ट नोटिस उसको जारी नहीं करेगी जब तक मिसलिनियस से रेगुलर में वो कन्वर्ट नहीं हो जाता है। अब इसमें जब कोर्ट जो हमने दावे को फाइल किया और दावा रेगुलर सूट में दर्ज हो गया, तब उसके बाद में क्या होना है, ये 26 में कहा कि रेगुलर सूट में वो दर्ज हो गया, दावा फाइल किया। उसके बाद 27 में कहा समन्स टू डिफेंडेंट्स, जो उसमें प्रतिवादी होंगे, जब दावा फाइल करने के बाद जो प्रतिवादी होंगे उन प्रतिवादियों को कोर्ट नोटिस जारी करेगा। समन्स में बी इश्यूड टू द डिफेंडेंट एज प्रेस्क्राइब्ड मैनर, जो समन का प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है। समन क्या होता है कि जिसके द्वारा हम प्रतिवादी को एक प्रारूप में लिख करके भेजते हैं कि वह फला तारीख को कोर्ट में उपस्थित हो, जो दावा पेश किया गया उसका जवाब देने के लिए। ये हुआ समन की बात। टू अपीयर एंड आंसर द क्लेम, और ये जो समन है वो दावा फाइल करने के 30 डेज के अंदर जो अपोजिट पार्टी है उसको नोटिस सर्व हो जानी है। तो इसमें सेक्शन 27 में कहा कि समन्स टू डिफेंडेंट, डिफेंडेंट को समन भेजेगी कोर्ट जब दावा एडमिट होगा। अब उसके बाद सेक्शन 28 कहता है सर्विस ऑफ समन वेयर डिफेंडेंट अराइजेस इन अदर स्टेट, जब रिसाइड करते हैं, जो डिफेंडेंट हैं वो अदर जगह पर रिसाइड करते हैं, अदर स्टेट में रिसाइड करते हैं, तब उनको हम नोटिस कैसे भेजेंगे। इस बात को सेक्शन 28 में कहा कि जब व्यक्ति जो डिफेंडेंट्स हैं वो अदर स्टेट में रहते हैं, दावा यूपी में फाइल किया गया, उत्तर प्रदेश में फाइल किया, और डिफेंडेंट्स सपोज करो कि गुजरात में रहते हैं, तो हम वहां पर कैसे समन भेजेंगे। तो इसमें कहा एज सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, जिस तरीके से उसको भेजने के लिए रूलिंग करी गई वैसे हम वहां की कोर्ट को, जिसके ज्यूरिडिक्शन में जो समन भेजा वो आती होगी, उस कोर्ट को यूपी की कोर्ट या जहां दावा इंस्टीट्यूट किया वहां की कोर्ट, जो अदर स्टेट है वहां के कोर्ट को नोटिस भेज देगा, और कोर्ट उस नोटिस को ऐसे सर्व करेगा कि जैसे उसने स्वयं ही उस नोटिस को जारी किया हुआ। तो एक वन स्टेट हो गया एक यहाँ पर सूट फाइल किया गया, सूट फाइल करने के बाद अपोजिट पार्टी बी अनदर स्टेट में रहती है, तो ये एज ए प्रेस्क्राइब्ड मैनर में इसको अदर स्टेट की कोर्ट को नोटिस भेज देगा,
और वो कोर्ट ऐसे उस नोटिस को सर्व कराएगा जैसे इसने स्वयं ही उसको जारी किया हुआ। और जब ये नोटिस सर्व हो जाएगी उसको ये वापस कहाँ भेज देगा, जो इंस्टीट्यूशन कोर्ट होगी जहां पर दावा फाइल किया गया होगा वहां ये वापस भेज देगी। अब ये तो हो गया कि दावा अदर स्टेट में कैसे जाएगा। अब बात आती है कि इसकी लैंग्वेज प्रॉब्लम फंसती है कि हो सकता है कि वो अरुणाचल प्रदेश में रहता हो सकता है कि आंध्र प्रदेश में रहता हो सकता है कि तमिलनाडु में रहता हो, और जहां से भेजा जा रहा वहाँ हिंदी चलती है या इंग्लिश चलती है। तो इन्होंने कहा अगर हिंदी वहां पर चलती है अदर स्टेट में जहां हम भेज रहे हैं तो हिंदी में भेज देंगे, अगर इंग्लिश में चलता है तो हम इंग्लिश में भेज देंगे, अदर किसी लैंग्वेज में चलता है तो उस समन को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में और उस लैंग्वेज में वहां पर उसको भेज दिया जाएगा। ये बात सेक्शन 28 में कह दी गई। अब सेक्शन 29 कहता है सर्विस ऑफ फॉरेन समन्स। ये हो गई अदर स्टेट की, पहले लोकल फिर अदर स्टेट की, अब आ गई फॉरेन समन। फॉरेन में यहाँ पर इन उन जगहों को कहा गया कि पहली बात जहां पर सीपीसी लागू नहीं होती थी, जैसे नागालैंड और जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर सीपीसी लागू नहीं है, लेकिन अगर वहां की स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि वहां सीपीसी के कुछ प्रावधान या पूरी सीपीसी या कुछ पार्ट उसका लगे तो अपने गजट में उसको नोटिफाई करवा देगा और नोटिफाई करके वो वहां पर लागू कर सकता है। तो उन्होंने कहा ऐसी जगहों पर हमें नोटिस सर्व करना है जहां पर सीपीसी अप्लाइड नहीं है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो भारत के बाहर आउट ऑफ इंडिया वहां पर नोटिस सर्व करनी है, लेकिन वहां पर ऐसी कोर्ट जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार में, उनके संरक्षण में वो हैं कोर्टें, उनके जो है पावर में वो चल रही कोर्टें वहां पर। या तीसरी बात कही उन्होंने ऐसी जगहों पर जहां की सरकार, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके गजट करके वहां पर सीपीसी को लागू कराया है, उन 3 जगहों पर अगर नोटिस भेजना है तो थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट या वहां की कोर्ट को भेजा जाएगा। ये बात सेक्शन 29 में कह दी गई। अब सेक्शन 30 में क्या कह दिया गया, पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको कोर्ट में प्रोड्यूस कराना है, कोर्ट को प्रूव कराना है, कोर्ट को लेना है। अब उन चीजों को अगर कोई एप्लीकेशन देता है या कोर्ट को ऐसी नीड होती है कि उन चीजों को जो दावा फाइल किया गया उस दावे में उन चीजों की जरूरत है और उन्हें मंगाना, तो उनको एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में ऑर्डर करेगा। कैसे, कोर्ट एट द टाइम, एट एनी टाइम, किसी समय पर, मतलब दावे के किसी स्टेज पर सेल्फ स्वयं अगर उसको लगता है मंगाने के लिए तो नोटिस जारी करेंगे, या एट द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी, दोनों पार्टियों में से किसी पार्टी के एप्लीकेशन पर वह नोटिस जारी कर सकती है। मेक सच ऑर्डर्स, ऐसा ऑर्डर जारी करेगी, नोटिस जारी करेगी कि उन चीजों को वो कोर्ट में उपस्थित कराए। कौन कौन सी चीजें हैं, डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर उपलब्ध कराए, कोर्ट में कराए। आंसरिंग, जो उसको उत्तर देना है वो उत्तर देने के लिए कोर्ट में उपस्थित हो। एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फैक्ट्स टू द डिस्कवरी, इंस्पेक्शन और प्रोडक्शन, impounding, return of documents and or other material objects for evidence। अब इनको, इन चीजों के लिए अदर मटेरियल, कोई मटेरियल है उसको जानने के लिए, मान लेते हैं कि कोई आर्म्स है उस रखा हुआ उसको मंगाना है, उसको कोई एविडेंस है किसी लीज को किसी के पास में रखी हुई उसको मंगाना है, तो किसी के एप्लीकेशन पर वो ऑर्डर जारी करेगा और ऑर्डर जारी करके समन उसको देगा कि वो चीज वहां पर लेकर के वो उपस्थित हो जाए। ये बात सेक्शन 30 में कह दी गई। अब सेक्शन 31 कहा समन्स टू विटनेसेस, जो विटनेस हैं उन विटनेसों को कोर्ट समन जारी करेगी जो क्लाइंट फाइल किया उसकी तरफ से है या जो अपोजिट पार्टी की तरफ से है। विटनेसेस उनको किस फॉर्म नोटिस भेजेगा,
जो एज ए सेक्शन 27, 28 और 29 जो हमने 26, 27, 28 और 29 में प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म बताया, उन्हीं तरीके से बिल्कुल सेम उसी तरीके से उस व्यक्ति को वो समन जारी करेगा। अब बात आती सेक्शन 32 की, पेनाल्टी फॉर डिफॉल्ट। अब सेक्शन 30 की बात इन्होंने करी कि सेक्शन 30 में उन चीजों को मंगाने के लिए नोटिस तो जारी कर दिया, लेकिन नोटिस जारी करने पर हो सकता है कि वो व्यक्ति ना आवे, क्योंकि उसके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, वो भाग जाए, फरार हो जाए, या अपने को छिपा ले। वो अगर ऐसा करता है कि और उन चीजों के बिना दावे प्रूफ नहीं हो सकता, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको कोर्ट में लाइने लाना है। जो फैक्ट्स हैं उनको, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको, उनके लिए भेजा गया। तो कहा गया सेक्शन 32 उनको पावर देती है कोर्ट को, जो हमने अंडर सेक्शन 30 के तहत सम्मन भेजा था, एज कोर्ट में कंपेल फॉर अटेंडेंस, उनको उपस्थित होने के लिए, जिसको नोटिस जारी करने के लिए कोर्ट विवश कर सकती, कंपेल कर सकती, कोर्ट उनको जबरदस्ती बुलाने का प्रयास कर सकती, विवश कर सकती कि कोर्ट में हाजिर हो जाए। अब विवश कैसे करेगी, उसके लिए इन्होंने कहा कि इश्यू ए वारंट फॉर हिज अरेस्ट, उनको अरेस्ट करने के लिए वारंट भेजेगी, उनको अरेस्ट करने के लिए वारंट भेजेगी। अगर उस पर दूसरी क्या है, अटैच एंड सेल हिज प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क करा लेगी, और फिर भी नहीं आया तो उसको सेल करेगी। उसके बाद क्या कहा, इम्पोज ए फाइन अप टू 5,000 रुपीज, और उनके ऊपर 5,000 रुपए तक का, मतलब 5,000 से ज्यादा नहीं होगा, 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। और क्या कर सकती है, ऑर्डर हिम टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस, अपने उपस्थित होने के लिए, कि वो जिसको नोटिस जारी की गई वो फला डेट को कोर्ट में उपस्थित होगा, इसके लिए श्योरिटी कोर्ट मांग सकती है, उनको श्योरिटी भरवा लो, कि श्योरिटी भरवा लो, इस तारीख को कोर्ट में वो हाजिर होंगे। अगर नहीं हाजिर होते हैं उसके बाद, एंड ए डिफॉल्ट, अगर उसके बाद नहीं हाजिर होते हैं, डिफॉल्ट हो जाते हैं, कमिट हिम टू द सिविल प्रिजन। अब उनको क्या करेगी कोर्ट, जो सिविल प्रिजन, उनको कैदी के रूप में जो सिविल कारागार होते हैं उनमें निरुद्ध कर देगी। अगर ये बात हो गई, अगर उनको जो है जबरदस्ती उनको बुलाना है, मतलब उनको कंपेल करना, विवश कर देना कि वो डॉक्यूमेंट लेकर के, या जिन चीजों को कोर्ट ने कहा कि ये चीजें कोर्ट में दो, अगर वो नहीं देता है सेक्शन 30 वाली चीजों को, तो कोर्ट उनको कंपेल कर सकता है। तो ये रहे बात सेक्शन 26 से 32, बिल्कुल सीरियल से सेक्शन है। सेक्शन 26 में कहा कि सूट को इंस्टीट्यूट कर देंगे कोर्ट में, और सेक्शन 27 कहा जब इंस्टीट्यूट हो जाएगा तो समन जारी कर देंगे। 28 में कहा कि समन जो डिफेंडेंट को जारी किया है, अगर वो अदर स्टेट में रहते हैं तो क्या करेंगे, और अगर 29 में कहा कि अगर फॉरेन में रहते हैं तो समन कैसे जाएगा। सेक्शन 30 में कह दिया कि जो और मटेरियल है और जो थिंग्स हैं, जो डिस्कवरी है, जो आंसर है, डॉक्यूमेंट्स, डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फैक्ट है, द डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, प्रोडक्शन है, इम्प्योरिटी, रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें उनको अगर उपस्थित कराना है तो उसके लिए वो कोर्ट नोटिस जारी करेगा। 31 में कहा कि विटनेसेस के लिए नोटिस जारी करेगा। 30 में नोटिस विटनेसेस के लिए वही 27, 28, 29 सेक्शन के तहत जारी करेगा। और सेक्शन 30 में कहा पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट, अगर 30 में जो चीजें कोर्ट ने प्रोड्यूस करने को कहा, अगर वो नहीं लाते हैं तो उनको विवश कर सकती है कोर्ट वहां पर उन चीजों को मंगवाने के लिए, सेक्शन 32 के तहत। तो उम्मीद है सेक्शन 26 से सेक्शन 32 तक क्लियर हो गए होंगे। अब 33 से हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।